अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर में आगे बढ़ते हुए द मुगल कोर्ट। देखिए, कोर्ट में जो था उसका फोकस तो एम्परर था, ठीक है। और उनका मतलब पूरा फोकस, पूरी उसका सोसाइटी का फोकस, हार्ट जो था वो एम्परर थे। और एम्परर का मतलब पूरा जो मुगल कोर्ट जो अरेंज किया जाता था, दरबार जिसे बोलते थे, उसके सेंटर में बड़ा सा थ्रोन होता था जिसको बोलते थे तख्त, ठीक है। तो वो तख्त जो था वो एक तरीके से एक्सेस मंडी था। एक्सेस मंडी मतलब किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर पॉइंट को बोलते हैं एक्सेस मंडी। तो वो मतलब तख्त पे बैठने से सोवरेन का ऐसा दिखाता कि सभी चीज़ जो है वो एम्परर के चारों ओर इर्द गिर्द ही घूमती है। तो पूरी सोसाइटी जो है वो एम्परर के चारों ओर बसी हुई है। इस टाइप का एक विजन देने के लिए एक तख्त तो चाहे वो सबसे ऊपर बाकी सभी जो थे वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे बैठते थे, और जो तख्त जो थ्रोन था वो सबसे ऊंचाई पे, हाइट पे था, ठीक है। तो मतलब क्रॉनिकल्स जो थे वो बहुत ही ध्यान से सभी चीज़ें लिखते थे कि ये जो एम्परर का कितना स्टेटस है, क्या उसकी पोजीशन है सोसाइटी में, सारे नोबल्स की क्या पोजीशन है और स्टेटस है सोसाइटी में। तो यू नो एक खास बात ये थी कि कोर्ट में किसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और किसकी हायरार्की कैसी है, वो स्पेशल प्रॉक्सिमिटी से पता चलती है। स्पेशल प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर या जो नोबल या जो ऑफिशियल मतलब कोर्ट में जो बैठते हैं, जो एम्परर के जितने पास बैठेगा, जिसकी सीट एम्परर के जितने पास है वो उतना ज़्यादा हायर लेवल पे है। जिसकी सीट एम्परर से जितनी दूर है वो उतना एम्परर से दूर है। और कई बार ऐसा होता था कि ये हायरार्की चेंज होती थी। मतलब कभी कभी एम्परर करते थे कि जो उनके पास बैठे होते थे, कुछ कारण की वजह से उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ उन्होंने अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करी, तो उनको पीछे भेज देते थे, दूर भेज देते थे, और जो दूर बैठा था उसको कहीं पे पास में ले आते थे। तो ये मतलब सिर्फ एम्परर से उनकी सीट कितनी दूरी पर है ये तय करता था कि उनकी पोजीशन कोर्ट में क्या है, ठीक है। तो जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी कोर्ट। यहाँ पर सारे डिसीजंस दिए जाते थे, सारे डिस्कशंस होते थे। एंड एक बार थ्रोन पे एम्परर बैठ गए तो कोई भी अपनी पोजीशन से या फिर अपनी कुर्सी से उठ के एम्परर की परमिशन के बिना नहीं जा सकते थे। और ऐसा होता था कि जब एम्परर आते थे तो उनके आने की उसमें उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए सभी लोग खड़े रहते थे, जो कि ओके हम सोर्स 2 में डिस्कस करेंगे दरबारी अखबारी में, जिसमें अबुल फजल डिस्क्राइब करते कि अकबर का कोर्ट, अकबर का दरबार कैसे लगता था। तो ये इतनी रिस्पेक्ट थी एम्परर के लिए कि जब तक वो बैठे तब तक कोई भी अपनी सीट से हिलेगा नहीं, कोई भी उठ के कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक बहुत ही पूरे डिटेल में एक पूरा सिस्टम उन्होंने फॉर्मुलेट किया था कि आप जब कोर्ट में आ रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे आप एम्परर को एड्रेस करोगे, उनका पूरा नाम लेके उनको सारी कर्टसीज दोगे, उनके आगे झुकोगे और उनको सारे टाइटल्स के साथ उनका नाम लिया जाएगा। और आपके जो बोलने का तरीका था, आपका जो स्पीच था, वो मतलब बिल्कुल विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट और विद अ बेंड, कि आप बिल्कुल जितना रिस्पेक्ट हो सके वो एम्परर को उसमें दिया जाता था। और अगर ज़रा सा भी ऐसा लगा कि यार कोई है जो कोर्ट इसमें फॉलो नहीं कर रहा है या बिल्कुल एटिकेट्स मैनर्स फॉलो नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट अच्छे से नहीं कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो उसको वहीं पर ऑन स्पॉट पनिशमेंट दे दी जाती है। तो इतना ये एक तरीके से मतलब कह सकते ऑरा था एम्परर का कि एम्परर जब तक है तो उनकी इतनी इम्पोर्टेंस, मतलब वो हर चीज़ का, हर सोशल एक्टिविटी का हार्ट जो थे वो एम्परर थे, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके थे जिससे सैल्यूटेशन दिया जाता था रूलर को, और जिस तरीके से उनको सैल्यूटेशन दिया जाता था वो पर्सन की मतलब वो इंसान का स्टेटस डिफाइन करता था, ठीक है। और मतलब जितना ज़्यादा सैल्यूटेशन होगा, जितना लंबा, जितना गहरा देगा, तो मतलब उनकी पोजीशन उतनी हायर थी, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फॉर्म था सिजदा या कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, मतलब कि उनका पूरे टाइटल्स के साथ पूरा नाम, जैसे जलालुद्दीन जिल्ले लाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, इस तरीके से उनका पूरा नाम लिया जाता था, ठीक है। तो जब शाहजहाँ का रेन चल रहा था, जब शाहजहाँ रूल कर रहे थे, तो ये जितने भी रिचुअल्स थे ना वो चहर, तस्लीम एंड ज़मीन बोस यानी किसिंग द ग्राउंड, इनके साथ रिप्लेस कर दिए गए थे। जहर तस्लीम क्या है और ज़मीन बोस का मतलब हमने पढ़ लिया कि ज़मीन बोस, ज़मीन मतलब धरती, ग्राउंड, और बोस मतलब टू किस इट, तो मतलब
ऐसे किसिंग द ग्राउंड, जहाँ पर एम्परर खड़े थे, उनके पैर जहाँ पर थे। जहर तस्लीम क्या होता है आप इस पिंक बॉक्स से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई इसमें डाउट है कि आपको नहीं समझ में, मतलब कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ये सारे एक्स्ट्रा पिंक बॉक्सेस जो मैं इन वीडियोस में कवर नहीं कर रही हूँ, ब्लू बॉक्सेस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस हैं, उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। बट प्लीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे कि अगर मुगल कोर्ट्स में एम्बेसडर्स आते थे, एनवॉइस, क्योंकि ऐसा होता था कि मुगल कोर्ट्स में आज भी होता है ना कि कभी फ्रांस के कोई मिनिस्टर आ रहे, जापान के मिनिस्टर आ रहे, चाइना के मिनिस्टर, तो उस टाइम पर भी मुगल कोर्ट में जब बाहर से एम्बेसडर या एनवॉइस आते थे, तो उनको भी मुगल एम्परर के सामने एक तरीके से एक फॉर्म उनका रहता था, पूरा फॉर्मुलेटेड रहता था कि वो किस तरीके से उनको ग्रीट करेंगे। मतलब या तो वो उनके सामने एकदम डीप थोड़ा सा झुकेंगे, नीचे तक झुकेंगे, या ग्राउंड को किस करेंगे, मतलब इस तरीके से अपना एलिजेंस उस एम्परर को, उनकी सुपीरियोरिटी उनको दिखाने के लिए, ठीक है। या फिर उनको एक पर्शियन कस्टम फॉलो करना था। ये पर्शियन कस्टम क्या था, दे हैड टू इलास्प वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, मतलब चेस्ट के आगे हाथ ऐसे रख के करना था, बंद करके रखना था। तो थॉमस रो जो थे वो एक बार एक इंग्लिश एनवॉय थे जेम्स वन जब ब्रिटेन पे राजा बने थे, तो उन्होंने थॉमस रो को भेजा था मुगल कोर्ट में। तो थॉमस रो सिंपली सिर्फ झुक गए थे जहांगीर के सामने, क्योंकि यूरोपियन कस्टम के हिसाब से एक बार वो अगर बो हो गए तो अगर उन्होंने सिर्फ बो कर दिया तो वो इस तरीके से ट्रीट करते थे। उनको पता नहीं था कि मुगल कस्टम कैसा था, और उन्होंने क्या करा, एक चेयर की डिमांड कर ली कि मुझे बैठने के लिए चेयर चाहिए। तो ये करने की वजह से इतना सब लोग शॉक गए कि ऐसा लगा कि बिल्कुल तौहीन हो गई है तो एम्परर की इस तरीके से। तो ये थॉमस रो डॉक्यूमेंट करते हैं कि जब मैंने ऐसा करा और ऐसे करा, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसे शॉक का था और डिसेंट का था कि आप एम्परर को ऐसे ट्रीट कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो ये इससे हमें थोड़ा सा एविडेंस पता इन एविडेंस से थोड़ा सा हमें पता चलता है। ये ब्लू बॉक्स भी अगर आप चाहें तो मैं अलग वीडियो से आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम थोड़ा सा एम्परर के दिन के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे कोर्स में एम्परर की लाइफ कैसी थी। देखिए, एम्परर का दिन शुरू होता था सनराइज से, ठीक है, जिसमें वो पर्सनल मतलब नमाज पढ़ना वगैरह, वो उनका पर्सनल रिलीजियस टाइम था। वो जैसे भी अल्लाह प्रॉफिट को अपने वो करते थे, एलिजेंस पे करते थे, उनके डिवोशन करते थे। और उसके बाद वो एक छोटी सी बालकनी में आते थे जिसे बोलते थे झरोका, ठीक है। और वो झरोका जो था वो ईस्ट में फेस करता था, और उस बालकनी के नीचे बहुत बड़ा क्राउड होता था कॉमन लोगों का, जो अपने एम्परर को, अपने बादशाह को देखने के लिए खड़े होते थे। तो एम्परर आते थे और अपना झरोका दर्शन देते थे, यानी झरोके पर रहकर वो अपना फेस अपने इंट्रोड्यूस कराते थे। और ये झरोका दर्शन की जो ये रिचुअल है, ये इंट्रोड्यूस करी थी अकबर ने, ठीक है, ताकि अपनी इंपीरियल अथॉरिटी को वो ब्रॉडन कर सके लोगों के सामने। एक तरीके से एक विजुअली एक ग्रैंडियर दिखता है एक एम्परर का इस झरोके दर्शन से। तो आज भी हम देखते हैं जितने भी सुपरस्टार्स वगैरह, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनके बंगलोज के नीचे इतने सारे उनके फैंस उनको ग्रीट करने के लिए खड़े होते हैं, एंड देन दे कम टू द बालकनी एंड दे वेव देयर हैंड एंड वो अपना फेस दिखाते। तो उसी टाइप से कुछ ये झरोका दर्शन होता था जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। और बहुत उनकी जितने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो उनको ग्रीट करने के लिए, उनको देखने के लिए उनके लिए वेट करती थी अकबर का। तो ये दिन की इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद झरोका में अपना कम से कम 1 घंटा वो झरोका दर्शन के लिए अपना दिन का निकालते थे। और वो करने के बाद एम्परर जो थे वो दीवानी आम, यानी हॉल ऑफ ऑडियंस, दीवानी आम में, आम हम जानते हैं ना, आम यानी कॉमन, तो वहाँ पे जाते थे और अपने प्राइमरी बिजनेस पॉलिसीज वगैरह, जो ऑफिशियल्स थे, नोबल्स थे, वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते थे। उनसे बोलते थे कि आप प्लीज़ ये पॉलिसी में चेंजेस लाइए, आप ये करिए वो करिए, और इस तरीके से वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोसीड होती थी। मतलब बेसिकली एम्परर जो थे वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ एंड अपने गवर्नेंस, अपना एडमिनिस्ट्रेशन दीवानी आम में करते थे। 2 आवर्स वो दीवानी आम में स्पेंड करते थे, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनते थे, उनके सब्जेक्ट्स उनसे मिलने आते थे, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मांगने आते थे। 2 आवर्स दीवानी आम में स्पेंड करने के बाद वो जाते थे दीवान ई खास में, ठीक है।
दीवानी खास में एम्परर जो है वो प्राइवेट ऑडियंसेस रखते थे, कॉन्फिडेंशियल जो हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है उसको डिस्कस करते थे। कहीं आर्मी मिलिट्री ऑपरेशंस की बात हो रही है, कुछ नई चीज़ें आर्मी में इंट्रोड्यूस करना, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें जो होती है वहाँ पे डिस्कस की जाती थी। और जो बिल्कुल हाई मिनिस्टर्स होते थे वो टैक्स पिटिशंस के साथ और टैक्स ऑफिशियल्स अपने अकाउंट्स लेकर कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका रेवेन्यू कलेक्शन ऐसा जा रहा है, तो इस टाइप की जो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो डिस्कस करने के लिए हाई मिनिस्टर्स से वो दीवानी खास में मिलते थे और वो कुछ टाइम वहाँ पर बिताते थे। तो ओकेजनली तो ऐसा होता था कि एम्परर सिर्फ देखते थे कि ये सब आर्टिस्ट ने और ये आर्किटेक्ट्स ने क्या काम किया है, कैसा किया है, तो ऐसा वो देखते थे। कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ऐसा होता था कि कोई जैसे किसी की एनिवर्सरी है या फिर मतलब वो थ्रोन पे आए हैं, वो असेंट हुए हैं, किसी की बर्थ है, किसी की एनिवर्सरी है, जैसे कोई ईद है या शबी बारात है, होली है, तो इन टाइम्स पे ना कोर्ट बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ होता था, थ्राइविंग होता था, एक्साइटिंग होता था। कैसे होता था? हर जगह कोर्ट्स में परफ्यूम कैंडल्स लगाई जाती थी और बहुत ही सुंदर सुंदर जो कैंडल्स जो होल्ड करने कैंडल होल्डर्स होते थे, बहुत ही सुंदर इंट्रिकेटली कार्व्ड कैंडल होल्डर्स होते थे और वो हर जगह खुशबू से महक जाता था पूरा कोर्ट जो होता था। और पैलेस वॉल्स पे ऐसे कलरफुल हैंगिंग्स लटकाई जाती थी। तो इससे क्या ये स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिविटीज़ के टाइम पे जो कोर्ट था एकदम जैसे लाइट अप हो जाता था। एकदम एक जब विजिटर्स आते थे इन स्पेशल ओकेजन्स पे ग्रीट करने के लिए एम्परर को, तो वो एकदम चौंक जाते थे, इतना ग्रैंडियर और इतना कोर्ट का इतना वो सब कलर एंड ग्रैंडियर देख के। तो मुगल किंग्स जो थे वो 3 मेजर जश्न या सेलिब्रेशंस बनाते थे। वो तीन कौन से फेस्टिवल्स थे? पहला सोलर एंड ल्यूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क एंड नवरोज। सेकेंड है द इरानियन न्यू ईयर ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स, and on his birthdays the monarch was weighed against various commodities which were then distributed in charity। तो पहला तो होता था कि सोलर और लूनर बर्थडे सेलिब्रेट करते थे एम्परर का, और नवरोज सेलिब्रेट करते थे, ये उनका एक फेस्टिवल होता था। इरानियन न्यू ईयर नया साल वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, ये जो इक्विनॉक्स पे इरानियन न्यू ईयर होता था। और उनके बर्थडेज पे क्या होता था कि एक तजारू बड़ा सा तराजू होता था, सॉरी नॉट तजारू इट्स तराजू। तो एक बड़ा सा तराजू होता था जिसमें एक साइड एम्परर को बिठाया जाता था और दूसरी साइड प्रेशियस जूल्स एंड प्रेशियस चीज़ें, जेम स्टोन्स, गोल्ड वगैरह ऐसी जितनी भी प्रेशियस चीज़ें होती थी, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, उनको दूसरी साइड तराजू पे रखा जाता था। और जब तक वो एम्परर के वेट के इक्वल नहीं आ जाता था तब तक उसके चीज़ें रखते जाते थे। एक बार वो एम्परर के वेट के इक्वल आ जाए तो जितना भी तराजू में सामान इकट्ठा हुआ है वो सभी वो पूरे अपनी चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, गरीबों को, नीडी को। तो इस तरीके से जो एम्परर्स थे वो सेलिब्रेशंस करते थे। आइए अब थोड़े से सोर्सेज वगैरह देख लेते हैं। ये सोर्स है दरबारी अकबरी। अबुल फजल इसमें हमें बताते हैं कि कैसे अकबर का जब कोर्ट दरबार लगता था तो क्या क्या चीज़ें होती थी। तो जैसे ही अकबर अपनी कोर्ट रखते थे, दरबार रखते थे, तो एक तो बहुत बड़ा ड्रम जो है वो बजाया जाता था और उसका साउंड जो उसके मतलब ड्रम बजाने के बाद पूरी लंबी डिवाइन फ्रेज मतलब मोहम्मद जिल्लाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, इस तरीके से उनके पूरे टाइटल, उनकी तारीफ में उनका नाम लिया जाता था, उनकी तारीफ की जाती थी। ओके और इस तरीके से ये बड़ा ड्रम बजता था, उनका नाम लिया जाता था। तब एक लोगों को नोटिस मतलब एक तरीके से अलर्ट करने के लिए लोगों की कि अब एम्परर जो है वो कोर्ट में आ रहे हैं। अब कोर्ट में मतलब एम्परर के सभी लोग जितने भी लोग कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनके बेटे, उनके पोते या जितने भी बड़े बड़े लोग, आर्टिस्ट वगैरह, स्किलफुल पीपल, कोर्ट ऑफिशियल्स जो कोर्ट में आते हैं वो वो खड़े रहते हैं अपनी अपनी जगहों पर जब तक एम्परर आके अपनी सीट पे ना बैठ जाए। तो सब लर्नेड मैन, आर्टिस्ट, पोएट्स वगैरह सभी लोग अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए अपनी जगह पर खड़े रहते थे जब तक एम्परर ना आए और वो अपनी जगह पे ना बैठ जाए। ठीक है, फिर एक बार एम्परर आते थे, हिज मैजेस्टी आती थी, वो जगह पे बैठ जाते थे तो उनको फिर रिपोर्ट्स के साथ प्रेजेंट किया जाता था। आर्टिस्ट जो थे वो अपना वर्क दिखाते थे, पोएट्स उनके लिए कुछ पोएम्स या प्लेज या कुछ स्टोरीज उनकी प्रेज में कुछ लिख कर आते थे तो उनको वो सुनाते थे। और इतने टाइम पर रेसलर्स वगैरह जो
बहुत अलग अलग देशों से आए हुए थे, तो उनके विजिटर्स में मेल फीमेल डांसर्स, सिंगर्स, ये सब वेट करते रहते थे कि कोई भी ऐसा कुछ ओकेजन हो तो वो एकदम से डांस करेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। जगलर्स होते थे, फनी टम्बलर्स होते थे। तो इस तरीके से पूरा एक कोर्ट जो था वो इतना लाइव हो जाता था जैसे ही एम्परर आ जाता था। तो और ये आप पिंक बॉक्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कॉर्निश क्या होता है। अब हम ये पढ़ते हैं, ये फिगर जो है ये अगेन ब्लर है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने कोशिश की बट मैं इसको क्लियर नहीं ला पा रही हूँ। शाहजहाँ जो है वो प्रिंस औरंगजेब को ऑनर कर रहे हैं आगरा में उनकी शादी से पहले। ओके, तो ये जो शाहजहाँ है वो यहाँ पर बैठे हुए, ये देखिए सबसे ऊपर, उनके बेटे हो पोते हो कोई भी हो, एम्परर सबसे ऊपर होते थे, टॉप पे होते थे। तो ये अगेन पयाग ने ही इसको पेंट किया है और ये बादशाह नामा से ही लिया गया है। तो औरंगजेब को वो ऑनर कर रहे हैं शाहजहाँ औरंगजेब की शादी से पहले। ओके, ये एक और है प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम यानी कौन? शाहजहाँ। तो प्रिंस खुर्रम जो है उनको वे किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर प्रिंस खुर्रम बैठे हुए हैं और उनके अगेंस्ट एक और तराजू में सारा सामान रखा जा रहा है और उनके वेट के इक्विवेलेंट जितने भी प्रेशियस मेटल्स वगैरह रखे जाते थे वो चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एंड इस सेरेमनी को बोलते थे जश्नी वजन। जश्न यानी सेलिब्रेशन और वजन मतलब वेट, तो जश्नी वजन या तुलादान। तुलादान मतलब, तुला मतलब होता है तुलना करना, मतलब कंपेयर करना। तो दान, जितना कंपेयर करके वेट आया, जितना वेट का प्रेशियस मेटल्स वगैरह आए हैं तो वो सब दान में दे दिया जाता था। ये जहांगीर के मेमोयर से हमें ये चीज़ें पता चलती है। ये दो और फिगर्स हमारे पास आए हैं। ये दारा शिकोह की वेडिंग। अब देखिए दारा शिकोह की जो वेडिंग है वो एक बहुत ही मोमेंटस ओकेजन था और ये तो क्योंकि क्लियर नहीं है लेकिन इसमें आर्टिस्ट ने बहुत ही डिटेल के साथ काफ़ी सारे फिगर्स जो है वो पेंट किए हैं। तो वेडिंग्स को बहुत ही लैविशली सेलिब्रेट किया जाता था। 1663 में दारा शिकोह की शादी हुई थी नूर नदीरा से, जो कि प्रिंस परवेज की बेटी थी। ओके, नूर नदीरा जो थी वो प्रिंस परवेज की बेटी थी और इस शादी को अरेंज किया था प्रिंसेस जहानारा ने। और प्रिंसेस जहानारा जो थी वो दारा शिकोह की बहन थी, ठीक है। एंड सती उन नीसा खनूम द चीफ मेड ऑफ द लेट एम्प्रेस, ठीक है। तो मतलब जो उनकी मदर थी दारा शिकोह की, उनकी सबसे चीफ, सबसे टॉप जो दासी थी, मेड थी, उन्होंने प्रिंस जहानारा के साथ, जो उनकी बहन थी, उनके साथ मिलकर ये वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया था। उनकी मदर थी मुमताज़ महल जिनकी डेथ हो गई थी। ओके, राइट। तो पूरी वेडिंग गिफ्ट्स का एक एग्जीबिशन लगाया गया था दीवानियाम में, इतने सारे उनको लैविश गिफ्ट्स मिले। आफ्टरनून में एम्परर और जितनी भी लेडीज है ऑफ द हरम, मतलब ऑफ द हाउस थी, वो एम्परर से मिलने गई। इवनिंग में नोबल्स उनको मिलने गए, जितने भी कोर्ट के ऑफिशियल्स, नोबल्स, मिनिस्टर्स वगैरह थे। और जो ब्राइड की मदर थी, नूर नदीरा की जो मदर थी, उन्होंने भी इसी तरीके से उसी हॉल में बहुत सारे गिफ्ट्स अरेंज करे थे, जो आज भी हमें सगाई वगैरह में देखने को मिलता है कि दोनों पार्टीज है वो एक दूसरे को कितने लैविश गिफ्ट्स प्रेजेंट करते हैं। और शाहजहाँ जो है वो उन गिफ्ट्स को देखने के लिए, दोनों साइड को देखने के लिए गए थे। हीनाबंदी यानी कि मेहंदी लगाना जो था, वो मेहंदी सेरेमनी, मेहंदी की फंक्शन था, वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था दीवानी खास में, ठीक है। बीटल लीफ यानी पान, कार्डेमम यानी इलायची और ड्राई फ्रूट्स जो थे वो सभी अटेंडेंट्स, जो जितने भी जिन्होंने अटेंड की थी वेडिंग, उनको पान, इलायची और ड्राई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे। तो टोटल मतलब पूरी वेडिंग की कॉस्ट जो थी वो 32 लाख थी, जिसमें से 6 लाख जो थे वो इंपीरियल ट्रेजरी से कंट्रीब्यूट किए गए थे और 16 लाख जो थे वो जहानारा ने कंट्रीब्यूट करे थे अपनी भाई की शादी के लिए। और ये 16 लाख जो थे वो मुमताज़ महल अपनी बेटी को देकर गई थी, उनके खुद के पर्सनल स्टोर भी थे, उन्होंने पर्सनली जो कलेक्ट करे थे। और ये पेंटिंग जो थी वो बादशाह नामा में दिखाई गई है। अब आप देखिए उस टाइम पे 32 लाख की वेडिंग होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आज के टाइम में तो उसकी कीमत करोड़ों से भी ज़्यादा की है। उस टाइम में 32 लाख होना, दिस इज द ईयर 1633। आज भी 32 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। तो हम कितने टाइम पहले की बात कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली लाइक 400 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 390 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। सो यस, 32 लाख बहुत ही बड़ी अमाउंट थी उस वक्त, मतलब इतनी लैविशली उन्होंने ये वेडिंग की थी, इसको सेलिब्रेट किया था।
एंड जहान आरा इतनी खुश थी इस शादी में कि देखिए उन्होंने 16 लाख रुपीज़ अपनी पर्सनल उससे, जो मुमताज़ महल अपनी बेटी जहान आरा के लिए उनके लिए उनकी माँ छोड़ के गई थी, वो तक उन्होंने यूज़ कर लिया और शादी में उन्होंने लगाई। तो इतनी खुशी से उन्होंने ये शादी जो है वो सेलिब्रेट की। ये बाकी पिक्चर्स भी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे फिगर्स डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये आपको कोड दिख रहा है, ये कैसे सब ऑफिशियल्स हैं, तो ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं।